Hello dear students, most welcome and welcome back to the online platform of DS Science Academy. Dear students, today we are going to write the reference to the context with the explanation of one stanza from your poem, that is A Roadside Stand. Dear students, you have studied this poem thoroughly with proper meaning, proper sense, but we did not study it with the point of view of explanation, because after completing this or having completed this poem, we got to know that the pattern of your examination is changed. Okay dear students, but what to do? I think you should not be worried about this all. और अब जब हम पढ़ेंगे तो देखो, मैं आपको हर पोइम का एक स्टैंजा तो बता ही रहा हूँ ऑनलाइन में, राइट। हर पोइम का एक स्टैंजा जिसमें हम रेफरेंस होगा और जिसमें हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा, ये तो आपको याद करने ही करने हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन होगी वो हर स्टैंजा के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, राइट। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको जिस तरह से ये नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ अपने असाइनमेंट में, आप जा ही रहे हैं रेगुलर, आपको पता है हम लोग 6th पोइम तक के नोट्स आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। अभी मेरे लिए भी ये बिल्कुल नया है, तो मैं इसे तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टाइम लगेगा लेकिन हम लोग कर लेंगे। और जैसे ही हमारा अगर ऑफलाइन शुरू हो जाता है इस मंथ के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग आपको ऑफलाइन बोल करके मैं आपको क्लासरूम के अंदर ने तैयार कराऊंगा, या क्लासरूम के अंदर हम लिखाएंगे, क्योंकि जब अपने हाथ से लिख लेते हैं ना किसी भी चीज़ को हम अपने हाथ से, तो वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है, हमें बहुत अच्छे से लर्न भी हो जाता है, बहुत अच्छे से हम याद कर पाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे द पोएम वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अ रोड साइड स्टैंड। और रोड साइड स्टैंड में जो है, हम देखिए कौन सा स्टैंजा लेते हैं। द फर्स्ट स्टैंजा इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, द सेकंड स्टैंजा इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट, but if we talk about the third stanza, it is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages. ये वाला जो stanza है, that is one of the most difficult or most important stanzas of this poem. ओके तो हम लोग इसको तैयार करेंगे निश्चित तौर से, तो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके तो आप देख लीजिए, एक बार लाइन पढ़ लीजिए। इट इज़ इन द न्यूज़, ये खबरों में आता रहता है कि सारे हमारे ये दयनीय रिश्तेदार, पोइट अपने आप को रिलेटिव कहता है उनका, कि उन्हें मतलब अपने शहरी इलाकों से बाहर निकाल करके उनको दया दिखा करके इकट्ठा कर लिया जाता है, और उन्हें गांव में रहने के लिए फोर्स किया जाता है कि उनको थिएटर के पास, स्टोर के पास उन्हें बसा देंगे, जहां पर उन्हें ज़्यादा अपने लिए सोचना नहीं पड़ेगा। जबकि लालची भलाई करने वाले लोग, बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, और ये क्या करते रहते हैं, उनके जीवन के ऊपर मंडराते रहते हैं, उनके बेनिफिट्स को निकालते रहते हैं, और जो ऐसा माना जाता है कि वो उनको सूद दे रहे हैं, उनको सदी दे रहे हैं, मतलब सांत्वना दे रहे हैं, कंसोल कर रहे हैं, और वो उन्हें सिखाते हैं कि कैसे सोए, जबकि वो उनकी स्लीप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया था। तो डियर स्टूडेंट्स, चलो हम आज उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आप एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से हम इसका रेफरेंस लिखेंगे, किस तरीके से हम इसका कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू नो इट वेरी वेल। हमारा जो स्टैंजा शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है इट इज़ इन द न्यूज़ से। इट इज़ इन द न्यूज़, यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा स्टैंजा, और हमारा ख़त्म हो रहा है इन एंशिएंट वे। एंशिएंट वे शायद यही है, नहीं भी हो तो आप एक बार मैच कीजिएगा, और तब उसे, अगर मैंने गलत लिखा है तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक इतना ही होगा। एक बार देख लेते हैं, एक बार फिर भी अपन बैक स्लाइड पर जाकर के एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ओके, एंशिएंट वे, यस एंशिएंट वे ही है, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपने वापस बोर्ड की तरफ। तो देखिए, हमें इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, उससे पहले हम रेफरेंस लिखते हैं। तो रेफरेंस को इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हमें एक ही करनी है, राइट। एक ही हमें रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखना है, एक ही एक्सप्लेनेशन लिखनी है, लेकिन वो लिखो ना आप तो ऐसी लिखनी है कि आपको रेफरेंस में वो आधा नंबर भी न काट पाए, यानी कि याद रहे कि कौन सा स्टैंजा किस पॉइंट से लिया गया है। तो स्टार्ट करें दोस्तों। तो देखिए, रेफरेंस, REFERENCE, रेफरेंस। ओके, अब मैं रेफरेंस लिखना शुरू कर रहा हूँ। देखिए, these beautiful, ये तो हम लिखते ही हैं हर बार। these beautiful poetic lines have been taken, extracted भी लिख सकते हैं लेकिन taken ज़्यादा सही है, have been taken
फ्रॉम, ठीक है ना, फ्रॉम। अब एक अपन पोइट्री के लिए क्या बोल सकते हैं, पोइम जो है हमारी वो है रोड साइड स्टैंड, राइट। और रोड साइड स्टैंड पोइम है, तो पोइम का नाम भी हमें बड़े अच्छे से याद रखना है। शायद मेरे प्रेजेंटेशन में द रोड साइड स्टैंड था, आप लोगों को उसे रोड साइड स्टैंड याद रखना है। फ्रॉम और रोड साइड स्टैंड, ओके, और रोड साइड स्टैंड। अब इसको हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, और रोड साइड स्टैंड, स्टैंड STAND, कंपोज्ड बाय। अब देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, कंपोज्ड, रची गई, कंपोज्ड बाय एन अमेरिकन पोइट, एन अमेरिकन पोइट, नाम लिख देंगे डैश, ठीक है ना, नाम क्या है उसका, पोइट का, रॉबर्ट। देखो सबसे बड़ी बात है कि बच्चे है ना आधा अधूरा नाम लिखेंगे। पूरी राजस्थान की अगर हम बात करें, और हम लोग पूरा नाम पढ़ रहे हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, मतलब ज़्यादातर लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट के नाम से जानते हैं, आपकी बुक में भी मैक्सिमम ये दे रखा है, लेकिन हम लोग क्या है कि इसको फुल नेम से लिखेंगे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। और हम इसके साथ एक इसका ईयर ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ डेथ और लिखेंगे, वो होगा 1874 to 1963, ये हमको लिखना है, राइट। ये आपको लिखना ही लिखना है, या आप लिख सकते हैं। आप इसमें देखो, आपको पता है कि इसके नाम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेडल चला था, इसने पुलित्जर प्राइज़ जीता था, इसके अलावा बहुत सारे कॉमनवेल्थ वाला प्राइज़ जीता था, तो इसने करीबन 5-6 प्राइजेस जीत रखे थे। तो आप इसके बारे में कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आई थिंक इट्स इनफ, इट्स सफिशिएंट। अब बात करते हैं हम किसकी, कॉन्टेक्स्ट की, ओके। तो देखो अब कॉन्टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो कॉन्टेक्स्ट हम इस तरीके से लिखेंगे कि हमारा ये स्टेंजा जो है जिसकी हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वो भी कवर हो जाए, साथ साथ हम पूरी पोइम को रिप्रेजेंट कर सकें। तो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे यहाँ पर कि इन द पोइम फ्रॉस्ट। आप पीछे से ये जो मेन नेम है ना ये ले लिया करो, ये तो इनके क्या होते हैं, सरनेम होते हैं, जो शुरू में लगते हैं ना रॉबर्ट ली, ये सरनेम होते हैं। हमारे जैसे नाम है, जैसे मेरा नाम है मनीष मंगल, तो मेरा सरनेम मंगल है, लेकिन अंग्रेजों में क्या होता है कि सरनेम पहले लगता है। तो रॉबर्ट ली इनकी जो है आप कह सकते हो सरनेम है, और फ्रॉस्ट इसका मूल नाम है। तो इन द पोइम है ये, इन द पोइम, ओके, इन द पोइम फ्रॉस्ट says that, या ऐसे कह दो कि सोज, पोइम के बाद सोज इन सिंपैथी, सोज हिज सिंपैथी, SYMPATHY, सिंपैथी टुवर्ड्स, किसकी ओर, टुवर्ड्स द मिजरेबल कंडीशन ऑफ, किसकी मिजरेबल कंडीशन है, टुवर्ड्स द मिजरेबल यानी दयनीय कंडीशन, स्थिति किसकी, कंडीशन ऑफ सम रूरल पीपल, कुछ रूरल लोगों की, रूरल RURAL, रूरल पीपल, हु जो कि क्या करते हैं, हु सेट, जो सेट कर लेते हैं अप, हु सेट अप देयर, जो सेट कर लेते हैं उनके रोड साइड स्टैंड्स को, ठीक है, उनके रोड साइड स्टैंड्स को क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं, टू एक्सपेक्ट सम सिटी मनी, कुछ शहर का पैसा एक्सपेक्ट करने के लिए, सिटी मनी फ्रॉम द पासर्स बाय, उन राहगीरों से, फ्रॉम द पासर्स बाय, उन राहगीरों से, ठीक है ना, जो क्या करते हैं, गुजरते हैं राहगीरों से, अलोंग द हाईवे रोड, अलोंग द हाईवे। अब आपको इसमें बताना है कि वो हाईवे पे, ठीक है, ये बात सब ठीक है, समझ में आती है कि हाईवे के किनारे। अब लेकिन ये इस स्टैंजा को रिप्रेजेंट करने वाली क्या चीज़ है, तो कहेंगे द रिच शो, ये शो तो हमने पहले यूज कर लिया, वर्ड दूसरा कर लो, द रिच प्रिटेंड यानी होता है बहाना बनाना, द रिच प्रिटेंड टू हेल्प pretend to help these poor, ऐसे लिख दो, these poor
रूरल या विलेजर्स कह दो, कंट्री साइड पीपल है ना, आया ना उसमें विलेजर्स, ये लिख सकते हैं आप, ये वर्ड है ना, विलेजर्स कह सकते हैं। द रिच प्रिटेंड टू हेल्प दीज पुअर विलेजर्स एंड प्रॉमिस, और वादा करते हैं, टू बेनिफिट दैम, उन्हें फ़ायदा देने का, बेनिफिट दैम, बट दे टेक आउट, लेकिन वो निकाल लेते हैं देयर ओन बेनिफिट्स एंड लीव देम, और उन्हें छोड़ देते हैं, लीव देम इन वर्स कंडीशन, और उससे भी बुरी कंडीशन में उन्हें छोड़ देते हैं। तो ये आपका एक कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब आप इतना बड़ा कॉन्टेक्स्ट लिखना चाहें ना लिखना चाहें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी का मैं इसको और भी ब्रीफ कर सकते हैं अपन लोग, लेकिन इतना ठीक है, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट पर ही हमारा जो ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि एग्जाम में इसी को दिया गया है फोकस करके कि रेफरेंस मतलब आपके पैटर्न में देखना आप, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट को विशेष तर्ज पर दिया गया है, तो हमारे लिए यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और इनसे अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन की, तो चलो हम एक्सप्लेनेशन की ओर मूव करते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। एक्सप्लेनेशन, अगर मैं बात करूँ एक्सप्लेनेशन की, तो कैसे आपको लिखना है कि द पोइट सेज, या आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉस्ट सेज दैट ही ऑफन हियर्स, कि वो प्राय सुनता है, ऑफन हियर्स, वो प्राय सुनता है, पीपल, द रिच पीपल, कि जो अमीर लोग होते हैं, द रिच पीपल, और द लीडर्स प्रॉमिस, कि वो प्रॉमिस करते हैं, दीज पुअर रूरल पीपल टू प्रोवाइड दैम, कि वो उन्हें प्रोवाइड करेंगे, क्या, टू प्रोवाइड दैम a very comfortable lifestyle, a very comfortable comfortable lifestyle, की वो उन्हें एक आरामदेह जीवन शैली देंगे, नियर बाय या नियर स्टोर्स एंड थिएटर्स, ठीक है ना। अब ये लोग क्या हो जाते हैं, थिएटर्स, ठीक है ना, ये लोग बड़े आसानी से उनके झांसे में आ जाते हैं, ये लिखना अपन को कि वो आसानी से उनके झांसे में आ जाते हैं। दीज इनोसेंट ब्लेज पीपल बिलीव दीज इम्पोस्टर्स मानी, अब देखो ये थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, लेकिन अगर आप इम्पोस्टर यूज़ ना करना चाहें, IMPOSTOR, तो आप हाइपोक्राइट्स भी कर सकते हैं, हाइपोक्राइट्स, कि दीज हाइपोक्राइट्स हु, जो कि दिखावा करते हैं, हु प्रिटेंड जो दिखावा करते हैं, टू बी बेनिफिसेंट, BENEFICIENT, बेनिफिसेंट to them, but लेकिन दे क्या करते हैं, enforce their own benefits, वो अपने खुद के फ़ायदे निकाल लेते हैं, their own benefits, वो अपने खुद के फ़ायदे निकाल लेते हैं, कैसे, swarming, मंडराते हुए, swarming over their lives, वो अपने उनके जीवन के ऊपर मंडराते हुए अपने बेनिफिट्स को निकाल लेते हैं। तो देखो एक बार कि फ्रॉस्ट कहते हैं कि ही ऑफन हियर्स, वो प्राय सुनते हैं, अमीर लोगों या फिर नेताओं को, कि वो प्रॉमिस करते हैं, दीज पुअर पीपल, इन गरीब लोगों से, टू प्रोवाइड देम, कि वो उन्हें प्रदान करेंगे, अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल, एक बहुत ही आरामदेह जीवन शैली, नियर स्टोर्स एंड थिएटर्स के साथ सब बगल में। ये इनोसेंट ब्लेज पीपल जो हैं वो बिलीव करते हैं, दीज हाइपोक्राइट्स, इन पाखंडियों पर, वो प्रिटेंड, जो पाखंडी है, हाइपोक्राइट्स का मतलब पाखंडी, इम्पोस्टर, IMPOSTOR, हाइपोक्राइट्स पर, कि जो दिखावा करते हैं कि टू बी बेनिफिशिएंट, कि वो उनके लिए फ़ायदेमंद है,
टू देम, उनके लिए, लेकिन वो इन्फोर्स करते रहते हैं, यानी कि बलपूर्वक निकालते रहते हैं अपने खुद के बेनिफिट्स को उनके जीवन के ऊपर मंडरा करके, ठीक है ना। तो देखेंगे कैसे लिखेंगे कि दे एक्सप्लॉइट, वो शोषण करते हैं, दे एक्सप्लॉइट these roadside stand runners, या ऐसा ना कह करके अपन पुअर पीपल ही बोलेंगे, these blazers कह दो, इन गांव के लोगों को these blazers, कि वो क्या करते हैं, शोषण करते हैं इन गांव के लोगों का, and show that they are consoling, consoling them, and want to make their poverty away, और वो चाहते हैं कि उनकी गरीबी को दूर कर दे, poverty away. They teach them to sleep without being worried, बिना चिंतित हुए, worried about their survival, and destroy their regular peace of life. Okay, they do not lag behind, वो पीछे नहीं रहते हैं, lag behind in destroying, खत्म करने में, they do not lag behind in destroying their sleep even of night, रात की भी, even of night, वो उनकी रात की नींद को भी ख़राब करने में नहीं सोचते हैं। ये इस तरीके से आपका ये पूरा एक्सप्लेनेशन हुआ। देखो डियर स्टूडेंट्स, आप ये एक्सप्लेनेशन 10th स्टैंडर्ड की नहीं कर रहे हैं, क्लास 12th स्टैंडर्ड की कर रहे हैं। आप इन्हें ईजिली कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है आप नहीं कर सकते हो। आप है ना, आप ये सोच जाते हो कि मुझ पर इंग्लिश बनाना नहीं आता, भाई इसका तो कोई वो नहीं है कि आप पे इंग्लिश बनाना नहीं आता। अरे क्यों नहीं आता भाई, आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो, आता है, बस कॉन्फिडेंस नहीं है। आप सोचते हो कि ये सेंटेंस हमसे बनेगा नहीं। मैंने छोटे छोटे सेंटेंस बनाए हैं, आप देख सकते हो। आपकी मैं 12th स्टैंडर्ड का ही लिखा है इसमें, मैंने कोई MA BA इस स्टैंडर्ड का यहाँ पर कंटेंट नहीं लिया है। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइनों में ये आपका हो गया है। अब अपन क्रिटिकल कमेंट्स लिखते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीमोरन यूज़ किया गया है, ठीक है ना। आप क्रिटिकल वो एक लाइन तो लिखते ही हैं क्रिटिकल कमेंट्स में, क्रिटिकल नोट्स आप जानते हैं, वो मैंने आपको बता रखा है क्या लाइन लिखनी है। आपको लिखनी है द लैंग्वेज ऑफ द पोइम इज़ डिसेंट, और आप कह सकते हैं कि सिंपल। अब मैं जो दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ वो आप देखिए कि मैं जो पॉइंट नंबर 1 तो आप लिखेंगे, पॉइंट नंबर 2 जो है मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको देखना है, उसे आप देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 2 में these pitiful kings are to be bought out and mercifully gathered in to live in blazes next to theater and stores where they won't have to think for themselves anymore, ठीक है ना। तो while greedy good doers, तो देखो एक बार तो क्या आ रहा है, जी और जी की आवृत्ति हो रही है तो अलिट्रेशन है, इधर बेनिफिसेंट और बी की आवृत्ति हो रही है बीस्ट में, तो क्या है, एलिट्रेशन है। तो एक एलिट्रेशन कह सकते हैं, और ग्रीडी गुड डूअर्स ये दोनों ऑक्सीमोरन है। तो ऑक्सीमोरन और एलिट्रेशन हम दोनों का लिख सकते हैं। तो देखेंगे अपन लिखते हैं, कैसे लिखते हैं इसको कि इन ग्रीडी, देखना ग्रीडी गुड डूअर्स, ठीक है, एंड कॉमा लगा दें, बंद कर दें, एंड बेनिफिसेंट BENEFICENT बेनिफिसेंट बीस्ट, यही है ना इसमें, बेनिफिसेंट बीस्ट, बेनिफिसेंट बीस्ट। तो ये दोनों जो हैं, ठीक है ना, इसमें जी को अंडरलाइन कर देना, फिर गुड को, फिर बेनिफिसेंट को, फिर बी को,
ठीक है ना। इन अलिट्रेशन इज यूज्ड, अलिट्रेशन इज यूज्ड, अलिट्रेशन को अंडरलाइन कर देना। पॉइंट नंबर 3 जो आपका है, इसमें पॉइंट नंबर 3 देख सकते हैं अपन ने क्या क्या चीज़ लिखी होगी इसमें। यहाँ पर मैंने थोड़ा गड़बड़ किया हुआ है, आप इसको सही कर लेना। ये बेनिफिसेंट की स्पेलिंग जो है BENEFICENT है, ओके, ये CENT बेनिफिसेंट, ठीक है, इसको सही कर लेना। इसके बाद आओ आप इधर क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे आप, या इसमें दूसरी जो लाइन लिखेंगे वो लिखेंगे कि इन द फ्रेजेज, कि जो फ्रेजेज हैं वो कौन कौन से हैं, ग्रीडी गुड डूअर्स, और दूसरा जो फेज है वो है एंड बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, ऑक्सीमोरॉन इज यूज्ड, ऑक्सीमोरॉन MORON इज यूज्ड, ठीक है ना, इज यूज्ड एज टू अपोजिट, यहाँ पर लिखेंगे एज टू, क्योंकि टू अपोजिट वर्ड्स, क्योंकि दो विपरीत शब्द, आपको समझाना पड़ेगा एग्जामिनर को, टू अपोजिट वर्ड्स ये समझाना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ऑक्सीमोरॉन शब्द से वो विज्ञ हो, है ना। तो वर्ड्स आर प्लेस्ड टुगेदर इन, क्योंकि दो जो अपोजिट वर्ड्स हैं वो एक साथ रखे गए टुगेदर इन बोथ द फ्रेजेज, दोनों ही वाक्यांशों में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपकी एक्सप्लेनेशन पूरी हो गई है, आप इसे लिख सकते हैं, अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इस तरह से अभी मुझे 4 दिन और लगेंगे आपके इस पोइट्री सेक्शन पर, कोई दिक्कत नहीं है, लगने दो समय, वैसे भी लॉकडाउन का समय है, दुनिया बैठी, हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। तो दोस्तों आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे, और ये मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप इसे लिख लीजिए, एक बार मैं इसको और नीचे कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ज़्यादा ज़रूरी होगा इसको लिखने के लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट से, ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसको छोटा कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये लो, और फिर आप इसको बड़ा करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो और इसको और बड़ा कर देता हूँ, अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही हो तो, वैसे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप इसे भी लिख लीजिएगा, ये लो, ये आपका कॉन्टेक्स्ट रहा, इस कॉन्टेक्स्ट की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये आपका रेफरेंस रहा, इस रेफरेंस की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और ये हमारा कंप्लीट जो है ये आपका स्टैंजा रहा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों, उम्मीद है कि आप और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सिलेबस अभी हमारे सामने बहुत बड़ा है, इसके बाद हम ग्रामर को लेंगे, और ग्रामर में बड़ा मज़ा आने वाला है आप लोगों को। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, बाय बाय।